Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर। आज की इस वीडियो में हम MCQ सीरीज का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, यानी कि वृद्धि एंड विकास से रिलेटेड होंगे। थ्योरी आप इन टॉपिक्स की कर चुके हो, तो अब आप इजीली क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो और इन क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एनटीटी कर चुके हो या डीसी कर चुके हो और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारा ये फुल कोर्स परचेज़ कर सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप हमारा ये कोर्स परचेज़ कर सकते हो, जिसके अंदर प्रॉपर सारी थ्योरी और एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे। ये कोर्स एनटीटी की जॉब प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सारा कंटेंट हमने इतना बढ़िया डाला है जो कि आपको सिलेक्शन के बिल्कुल पास लेकर जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रोथ? वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? आपने जब थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन हाइट, मतलब यानी कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, फिजिकल चेंजेस जो बॉडी में शो हो रहे हैं, मात्रात्मक, ठीक है, फिजिकल चेंज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रात्मक। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मात्रात्मक है, कि हम इसको मात्रा में मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो पहले एक बच्चा था, वो ऐसा था, इसका वेट था 40 किलो, ठीक है, अब थोड़ा ऐसे गोलू मोलू सा हो गया, वो बच्चा ऐसे गोलू मोलू सा हो गया और अब उसका वेट हो गया 50 किलो। तो ये 10 किलो जो इंक्रीज हुआ, आप इसको मेजर कर सकते हो ना। तो बस यही है ग्रोथ। ग्रोथ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, जो शरीर के चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड होती है, और इसे हम मात्रात्मक प्रक्रिया कहते हैं। मात्रात्मक प्रक्रिया यानी कि क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट, अब ग्रोथ बता दिया तो ये बता दो व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या होता है। हमने सबसे पहले क्या बताया था कि ग्रोथ छोटा पार्ट है, ग्रोथ छोटा पार्ट है, और इसका बड़ा पार्ट आ जाता है डेवलपमेंट का, यानी कि वृद्धि छोटा पार्ट है और डेवलपमेंट विकास बड़ा पार्ट है। तो अब अगर डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ रही है तो ये क्वांटिटेटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो मेजर कर सकते थे। लेकिन डेवलपमेंट में एक और चीज क्या हो जाती है ऐड, क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक, कि बच्चा पहले कम समझदार था अब थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया है, ठीक है, उसकी मेंटल प्रोसेसिंग ज्यादा तेज हो गई है, अब वो बड़ी बड़ी बातों को समझ पाता है, बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो और बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी मेंटल रीजनिंग, दिमाग की सोचने की क्षमता और बेटर हो रही है, ठीक है। इसके अंदर ग्रोथ वाला पार्ट तो आता ही आता है, इसके साथ एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के बिहेवियरल चेंज, हमारी बॉडी में कैसे बिहेवियर्स में चेंज आता है जो हमारी समझदारी से आता है, उसे भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रोसेस, यानी कि गुणात्मक मतलब यानी कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रोसेस। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, अच्छा मैम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपको आसान लग रहे हैं क्योंकि आप थ्योरी में एक्सपर्ट हो चुके हो, लेकिन उन बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं जिन्होंने थ्योरी पढ़ी नहीं। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? पहले कह रहे हैं निरंतरता वाला प्रोसेस, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल है। हम कहते हैं ना डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, निरंतरता का नियम फॉलो करता है, पैदा होने से लेके मरने तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है, विकास चलता रहता है, तो ये तो है ऑप्शन। उसके बाद कह रहे हैं रिवर्सिबल। क्या रिवर्सिबल होता है?
क्या रिवर्सिबल होता है? पलटात्मक यानी कि आप एक बार पैदा हुए, मतलब चाइल्डहुड में थे, फिर अडोलसेंस में थे, फिर अडल्ट में गए। जब आप अडल्ट बन गए तो उसके बाद क्या आप वापस से अपनी किशोरावस्था अडोलसेंस में जा सकते हो, या वापस से आप अपने चाइल्डहुड में जा सकते हो? मतलब मान लो पहले था इन्फेंसी, अगर आपको पता होगा इन्फेंसी का पीरियड होता है 0 से लेके 2 इयर्स तक का। फिर आप गए चाइल्डहुड में, ठीक है, आप गए चाइल्डहुड में, अब बाल्यावस्था, अब ये 3 से लेके 11 मान लो, ठीक है। इसको भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड किया होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में, बट कंबाइन इसका 3 से 11 आ गया, यहाँ पे आ जाता है 3 से 6, यहाँ आ जाता है 7 से 11, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यही एज रहती है। उसके बाद आ जाता है अडोलसेंस, अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। अब ये यहाँ से अब ये यहाँ से 12 साल से लेके अप्रोक्सीमेट 18 साल। फिर उसके बाद आ जाती है अडल्टहुड, अडल्टहुड कैसे आ जाती है? 18 से प्लस, और फिर वो चलती जाती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप अडोलसेंस से वापस चाइल्डहुड पे आ सकते हो, या चाइल्डहुड से पहले वापस से शैशवावस्था पे जा सकते हो, इन्फेंसी पे? नहीं, हम तो आगे ही बढ़ते हैं, रिवर्स तो होते ही नहीं है, तो ये प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस, हाँ जी बिल्कुल, हमारा विकास सीक्वेंस फॉलो करता है, इन्फेंसी से चाइल्डहुड पे, चाइल्डहुड से अडोलसेंस पे, अडोलसेंस से अडल्टहुड पे, ये तो करेक्ट है। जनरल से स्पेसिफिक, हाँ जी बिल्कुल, जनरल से स्पेसिफिक तो होता है। कैसे होता है? पहले बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है, बॉल को, पेन को पूरे हाथ से पकड़ता है, उसका जो वो होता है, कंट्रोल होता है बॉडी पे, या उसके जो कोई भी चीज करने की पावर होती है वो सामान्य होती है, जनरल होती है। लेकिन धीरे धीरे वो स्पेसिफिक हो जाती है, विशेष होती जाती है, कि अब उसे पता चल गया मुझे पेन को पकड़ना है तो सिर्फ हाथ से पकड़ना है, ये नहीं कि आई मीन पूरी की सिर्फ उंगलियों से पकड़ना है, 2 उंगलियों से, अंगूठे से, ये नहीं कि पूरे का पूरे व्रिस्ट, मतलब पूरे हाथ की हथेली का यूज करके हम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो हमारी साइकोलॉजी में फॉलो होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है जी, तो ये 3 तो ठीक थे, लेकिन बी वाला तो गलत था, रिवर्सिबल पलटावना तो नहीं होता, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों करेक्ट ऑप्शन हो गया? क्योंकि इन्होंने पूछा नोट। जब भी आपके क्वेश्चन में आए नोट, तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होता है उसे अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपके दिमाग में ये ध्यान रहे इन्होंने प्रिंसिपल नहीं नोट पूछा है। तो 3 तो थे प्रिंसिपल, लेकिन ये बी वाला नहीं था, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक। आगे आ जाओ फिर। 4th नंबर पे क्या कहता है? डैश इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड्स ग्रोथ, कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, व्यापक चीज है, और इसी के अंदर वृद्धि शामिल है। जी किसके अंदर वृद्धि शामिल है? हम सबको पता है डेवलपमेंट के अंदर वृद्धि शामिल है, विकास के अंदर हमारी वृद्धि शामिल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड? नवजमे बच्चे दा औसत वेट की होता है, औसत भार की होता है? मैंने आपको बताया था आपका एवरेज वेट मतलब छोटे बेबी का 2.4 केजी से लेके 3.2 केजी के आसपास कहीं होता है। इसके बीच का कोई भी वेट होगा तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। 2.4 से कम होगा तो कमजोर है, 3.2 से ज्यादा है तो मतलब ज्यादा भार है। इन दोनों के बीच में आपको देखना है 2, 3, 4, 5 कौन सा सबसे नियर है। देखो 3 से थोड़ा सा पीछे, 3.2 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 2.4 से पीछे जाने के लिए 4 पॉइंट्स पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन ये 3 के नियर है ना, तो आप कह सकते हो कि आपका वेट 3 केजी एवरेज वेट में आ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में 3 केजी गिवन ही ना होता, गिवन होता 2 केजी, 5 केजी, 7 केजी और 10 केजी, तो आप क्या लगाते? आप लगा देते 2 केजी। जो भी आपके ऑप्शन में सबसे नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप वो टिक करोगे। ये सारी की सारी चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी हुई हैं, तो आपको ये चीजें आसान लगनी चाहिए। अगर आप हमारा ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वाला कोर्स लेते हो एनटीटी का, तो इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट हो, पॉलिसीज़ वाला, करिकुलम वाला, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सब कुछ कवर करवाया जाएगा।
और इस कोर्स की कंप्लीट फीस 2500 यानी कि 2500 है, जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी करवाएंगे। हमारे लेवल अप लर्निंग के नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये ले सकते हो। How many chromosomes are received by a child at the time of conception? जब मैंने आपको हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाला टॉपिक करवाया था, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब माँ प्रेग्नेंट लेडी कंसीव करती है, क्या होता है एट द टाइम ऑफ ओ एक्स्ट्रा कंसीव करती है, तो वो कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं उसके पास। तो कितने क्रोमोसोम्स आते हैं आपको पता होना चाहिए, 46। कितने आते हैं? 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। 46 क्रोमोसोम्स आते हैं मैडम, लेकिन आपने तो कुछ 23 भी बताए थे, तो वो क्या था? वो क्या था वो भी सुन लो। जब प्रेग्नेंट लेडी कंसीव करती है, तो वो 46 क्रोमोसोम्स कंसीव करती है। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, लेकिन वो 23 पेयर्स में होते हैं। कितने पेयर्स में होते हैं? अगर हम इसका पेयर बना दे तो 23 के पेयर बनेंगे ना, और जिसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। अब ये मत बोलना मैम हिंदी का नाम बताओ, पंजाबी का नाम बताओ। इंग्लिश वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, तो इसी को पंजाबी में कन्वर्ट करके लिख दिया जाएगा। आपको इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए। कितने क्रोमोसोम्स? 46। 46 कितने पेयर्स में होते हैं? 23। पेयर्स को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। इनमें से एक माता हर पेयर में एक माता देती है, एक पिता देता है, एक माता देता है और एक पिता देता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, हु डिसाइड्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड? मतलब डिसाइड्स तो नहीं कह सकते, डेटरमाइन आप कह सकते हो। डेटरमाइन कि किससे डेटरमाइन होता है कि बच्चा गर्ल होगा या बॉय होगा? अब आप इसमें आंसर में लगाओगे क्या? फादर। क्योंकि मदर और फादर में 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स तो सेम होते हैं जो उनको मिलते हैं, लेकिन मदर और फादर में जो एक फादर में होता है वो 23rd नंबर वाला एक डिफरेंट होता है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब जब लेडी कंसीव करती है, तो जो उसके बेबी के फादर से उस प्रेग्नेंट लेडी को मिला होता है, उससे उस बच्चे का सेक्स डिसाइड होता है कि बेटा या होगा या बेटी होगी। तो हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? फादर। वो 23rd ऑटोजोम डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो जब प्रेग्नेंट हो रही थी वो लेडी, उसने उस टाइम कौन सा ऑटोजोम मिला था उसको? उसके फादर से। ठीक है जी मैम, ये तो बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता ही तो आता ही होगा तुम्हें। अब कह रहे हैं विकास को लेकर हेठा दिता विचों केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, यानी कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हिंदी में, पंजाबी में अनुवांशिकता अते पर्यावरण दा गुणनफल है। अब कोई कहे कि हेरिडिटी से उसको 20 मिला है, ठीक है, इन्वायरमेंट से 60 मिला है, तो प्लस कर दें और फिर बता देंगे कि 80 होगा? नहीं जी। तो क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है कि ना, हम जब कहते हैं यार ये लड़की तो बहुत अच्छा डांस करती है, ये कैसे डांस करती है, तो कोई कहता है अरे उसके मम्मी पापा भी तो डांसर हैं, तो इसको अपने जीन्स में से ही डांस की स्किल्स मिली होंगी। लेकिन कोई दूसरा कह देता है मम्मी पापा तो डांसर हैं, लेकिन वो डेली डांस एकेडमी में जाके डांस भी तो सीखती है, तो यानी कि अनुवांशिकता से भी उसको डांस वाली स्किल्स मिल रही हैं और उसके पर्यावरण से भी उसको डांस वाली स्किल्स मिल रही है। तो यहाँ पे दोनों का एक रोल हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होके। अब जोड़ घटा तो हो नहीं रही कि हेरिडिटी से 20 डांस स्किल्स मिली हैं और एनवायरमेंट से 60 की स्किल्स मिल रही है और अब वो 80 बन रहा है। नहीं, ये होता है मल्टीप्लीकेशन। ना हमें हेरिडिटी पता कितने पॉइंट की है, ना हमें पर्यावरण पता किस पॉइंट की है, बस हमें ये पता है कि डेवलपमेंट, विकास, अनुवांशिकता और हेरिडिटी का गुणनफल है, मल्टीप्लाई है ना। प्लस, ये प्लस भी गलत है, ये माइनस भी गलत है और ये डिवाइड भी गलत है। ठीक है जी। गुणनफल अनुवांशिकता अते पर्यावरण दा किया गुणनफल हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है।
ठीक है जी, ये भी समझ गए मैम, और बता दो, और देख लो कौन सा सिद्धांत, हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत ये शो करता है कि हर बच्चा यूनिक है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब तो ये होता है कि बच्चे का विकास निरंतर होता रहता है, कि वो जन्म लेने से लेके मरने तक, वॉर्म टू टॉम। इसके लिए एक स्टेटमेंट आ जाती है, वॉर्म टू टॉम्ब, यानी कि माँ के गर्भ से लेके जब वो मर के वो एक डालते हैं ना, जहां पे मरते हुए बंदे को डालते हैं, टॉम, उसको कह देते हैं। एक इंग्लिश वर्ड की स्टेटमेंट बनाई गई है, वॉर्म टू टॉम, यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक। तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ जी, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्या हर बच्चा यूनिक कैसे होता है, क्योंकि उसके अंदर व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ऊपर तो कह दिया कि निरंतरता का सिद्धांत फॉलो करता है, ठीक है जी, लेकिन वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। नीचे जा कह रहा है कि वो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो अभी तो हर बच्चा यूनिक है ना। अगर आप कह रहे हो एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्यों है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाओ। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, अरे भाई वो जो विकास है वो शुरू कब होता है? क्या अडोलेसेंस में शुरू होता है, किशोरावस्था में? ना जी ना। चाइल्डहुड में? ना जी ना। प्रीनेटल स्टेज भी? जी हाँ, बिल्कुल सही, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही, पैदा होने से पहले ही। अब आ गया बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा विकास का क्षेत्र है? क्या कॉग्निटिव बोधात्मक विकास, मानसिक विकास विकास का क्षेत्र है? हाँ जी बिल्कुल है, बोधात्मक विकास तो बिल्कुल है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास, भाषा का विकास है? हाँ जी ये भी है। फिजिकल डेवलपमेंट, क्या शारीरिक विकास है? शारीरिक विकास भी है। इनमें से सभी? जी हाँ, अगर तीनों सही है तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऊपर गिवन वाले डेवलपमेंट के डोमेन्स, क्षेत्र हैं। ठीक है जी, 11वां क्या कहता है? एक सेकेंड, 11 क्या कहता है? 11 कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे का हार्ट कब बीट करना शुरू कर देता है? आपको पता है जब माँ ने कंसीव करा, तो मैंने आपको एक वीडियो दी थी, डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री नेटल स्टेज, जब माँ के पेट में है तो पहले हफ्ते क्या होगा, दूसरे हफ्ते क्या होगा, तीसरे हफ्ते क्या होगा, चौथे हफ्ते क्या होगा। तो उसमें मैंने बताया था बच्चे का दिल कब धड़कना शुरू कर देता है, बच्चे का दिल 4th वीक में धड़कना शुरू कर देता है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्योंकि थ्योरी तुम पढ़ चुके हो। बेबीज बोर्न आफ्टर 41 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड, जो बच्चे मतलब प्रेग्ने अपनी माँ की गर्भावस्था के 41वें हफ्ते के बाद पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अब हमने आपको बताया था, अगर आपका बच्चा मतलब अगर बच्चा 41 वीक से पहले हो जाता है, 41 वीक से, यानी कि अगर बच्चा 41 वीक से पहले हो जाता है, क्या बताया हुआ था हमने? 37 वीक से लेके 47 वीक्स एवरेज टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, औसत समय है गर्भावस्था का। इस टाइम पीरियड में अगर बच्चा पैदा होता है 37 वीक से लेके 41 वीक्स तक, तो वो कहलाएगा नॉर्मल चाइल्ड। 37 से लेके 41 वीक्स तक अगर बच्चा पैदा होता है तो वो कहलाएगा नॉर्मल चाइल्ड। अगर 37 वीक से पहले ही आ जाता है बच्चा, मतलब पहले ही बोर्न हो जाता है, तो वो टाइम से पहले पैदा हो गया। टाइम से पहले पैदा हो गया तो हम उसको कहेंगे प्री मेच्योर बेबी। ठीक है, कि वो अभी पहले ही आ गया धरती पे, अभी वो पूरा डेवलप नहीं हुआ था, एवरेज टाइम पीरियड के हिसाब से पहले ही आ गया। लेकिन अगर 41 वीक्स के बाद आता है, तो पूरा समय करने के बाद भी नहीं आया, तो उसको कहते हैं पोस्ट मेच्योर बेबी।
क्या कहते हैं, पोस्ट मैच्योर बेबीज। देखो, अगर आपका बच्चा 37 से 41 वीक्स में हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, एवरेज चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड है। ठीक है, एवरेज उसका वाइट ठीक है, मतलब एवरेज उसकी सारी की सारी चीजें सही चल रही हैं। लेकिन 37 वीक से पहले पैदा हो जाता है तो पूरा डेवलप नहीं हुआ होगा, कमजोर रह सकता है। 41 वीक्स के बाद पैदा होता है तो भी कुछ बड़ी सी बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए बिल्कुल सही समय क्या है, 37 वीक्स से लेके 41 वीक्स। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब आगे क्या कह रहे हैं, कौन से महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है विदाउट एनी सपोर्ट। प्रॉपर मैंने आपको जब बताया था फर्स्ट ईयर का, बच्चे की डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, उसमें मैंने बताया था इस महीने में ये करता है, 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 इस महीने में ये करता है। तो यहां पर एक पिक्चर थी कि 7वें महीने में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है। कौन से महीने में बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है, 7वें महीने में। थ्योरी पढ़ी हुई है तो तुम्हें डेफिनेटली आता होगा। ठीक है जी, अब 14 क्वेश्चन, 14 नंबर क्या कहता है, 14th नंबर क्वेश्चन कहता है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो। विकास सर से लेकर पैर तक होता है, ये कौन सा डेवलपमेंट कहता है। मैंने आपको एक ऐसा बताया था रूल, क्या कि सर से लेके पहले हेड पे कंट्रोल आया, फिर कमर पे, ऐसे धीरे धीरे आते, फिर लेग्स पे कंट्रोल आया। तो ये हेड से टो वाला जो है, इसको हम कहते हैं सीफेलोकॉर्डल। इंग्लिश वर्ड है तो सब इंग्लिश वर्ड अच्छे से याद करेंगे। क्या कहते हैं, सीफेलोकॉर्डल, यानी कि हेड टू टो, हेड टू टो। ठीक है जी, मैडम आपने ना कुछ और भी बताया था, हमें धीरे धीरे याद आ रहा है। जी बिल्कुल सही याद आ रहा है, याद आ रहा है तो हम बता देते हैं। सेंटर टू पेरिफेरी, कि यानी कि सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ, पहले बॉडी का आपकी चेस्ट वाले पार्ट पे सपोर्ट आता है, कंट्रोल आता है, धीरे धीरे आर्म्स पे आता है, फिर हाथ पे आता है और फिर फिंगर्स पे आता है। तो ये था सेंटर, ये था आपका सेंटर, जो छाती वाला एरिया था, चेस्ट, और धीरे धीरे एक्सट्रीमिटीज, एंड पॉइंट, एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ पैर की तरफ आता है, मतलब ऐसे फैलता है, मतलब डेवलपमेंट बच्चे की ऐसे हो रही है। ठीक है जी, इसमें हेड टू टो में हो रही है तो सीफेलोकॉर्डल, अगर सेंटर से बाहर जा रही है तो प्रॉक्सिमोडिस्टल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि हर बच्चा यूनिक होता है, विशेष होता है। कॉन्टिन्यूटी, इसका हमने क्या बताया था, वॉर्म टू टॉम, मतलब जन्म से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर मरने तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीफेलो कॉर्डल। ठीक है जी, अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है डेवलपमेंट का क्या नेचर होता है। ठीक है जी, क्या नेचर होता है, कहीं से भी, मैं तो आपको कहीं से भी कोई भी ऑप्शन समझा दूंगी। कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मेच्योरिटी पे आके रुक जाती है। मैडम कुछ तो आपने बताया था कि ये मेच्योरिटी पे आके रुक जाती है, वो क्या था, वो थी हमारी ग्रोथ। क्या थी, ग्रोथ। ग्रोथ जब हमें मेच्योरिटी आ जाती है वो रुक जाती है। लिमिटेड टू चाइल्डहुड, ये तो ग्रोथ वाला पार्ट ही हो गया, वृद्धि वाला तो ये तो नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज, नहीं ये भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पैदा होने से लेके मरने तक हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। उसके बाद आपको ये मिल गए आंसर्स, कि इनके क्या क्या आंसर्स थे। आई होप आपको ये यूजफुल लगी होंगी वीडियोस। आई होप आपको ये एमसीक्यू सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने एक बड़े पार्ट पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे उनके क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही आगे मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। अपनी तैयारी दमदार रखना, ताकि कोई भी वैकेंसी आए आप फटाफट से भर के अच्छे से मार्क्स लेकर उसमें सिलेक्शन ले पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।